अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप 10 क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में इतिहास में फुल में से फुल मार्क्स प्राप्त करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैं एक-एक लाइन से क्वेश्चन बनाया हूँ, एकदम डीपली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया हूँ, 1 नंबर वाला क्वेश्चन बनाया हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में लेके आए हैं आप लोग के लिए इतिहास के VVI क्वेश्चन, क्लास 10 के इतिहास के VVI क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस अध्याय के एक एक लाइन से मैं क्वेश्चन बनाया हूँ। एक एक लाइन से अगर क्वेश्चन बनता है तो एक एक लाइन से बनाया हूँ। इस वीडियो में हम कुल अधिक से अधिक, मेरे अनुमान से 300 से अधिक प्रश्न को लेके आए हैं आप लोग के लिए, जो आपको एग्जाम में सेम इसी प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, अध्याय 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, VVI क्वेश्चन फॉर क्लास 10। पहला क्वेश्चन है, किस कलाकार ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई? किस कलाकार ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई? तो ये फेरेडिक सॉरियो ने बनाया। इसका आंसर क्या होगा? फेरेडिक सॉरियो। अगला क्वेश्चन है, 4 चित्रों की एक श्रृंखला कब बनाया गया? तो 1848 में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, फेरेडिक सॉरियो कहाँ का कलाकार था? तो फ्रांस के। फेरेडिक सॉरियो द्वारा बनाए गए चित्र किस पर आधारित था? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, फेरेडिक सॉरियो द्वारा बनाए गए चित्र में, पहले चित्र में कौन सा देश के लोग थे? यूरोप और अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को किसका रूप प्रदान करता था? तो ये महिला का रूप प्रदान करता था। अगला क्वेश्चन है, फेरेडिक सॉरियो द्वारा बनाए गए 4 चित्रों में महिला के हाथ में क्या था? तो एक हाथ में क्या था? ज्ञानोदय की मशाल, दूसरा हाथ में घोषणा पत्र। अगला क्वेश्चन है, प्रतिमा के सामने जमीन पर किसका ध्वस्त बिखरा हुआ था? तो निरंकुश संस्थानों का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, क्या कहलाता है? तो निरंकुश कहलाता है। कल्पनादर्श का अन्य नाम है, तो ये यूटोपिया है। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, क्या कहलाता है? तो ये कल्पनादर्श यूटोपिया कहलाता है। काला, लाल और सुनहरा झंडा कौन सा देश के लोग थामे थे? तो ये जर्मनी के लोग थामे हुए थे। अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह संत और फरिश्ते चित्रकार ने उनका इस्तेमाल क्यों किया? तो ये भाईचारे के लिए उसका इस्तेमाल किया था। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, किस सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा? तो 19वीं सदी के। अगला क्वेश्चन है, किसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया? तो राष्ट्रवाद ने लाया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का अर्थ है? तो ये एकता है। क्या है? एकता। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के स्थान पर क्या उदय हुआ? तो ये राष्ट्र राज्य उदय हुआ। ठीक है ना, राष्ट्र राज्य उदय हुआ। ठीक है, राष्ट्र राज्य उदय हुआ। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, किस सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए? तो 19वीं सदी के यूरोप में। अगला क्वेश्चन है, अनस्ट अनस्ट रेनन कौन था? तो ये फ्रांसीसी दार्शनिक था। अनस्ट रेनन का जन्म कब हुआ था? तो ये 1823 में हुआ था। अनस्ट रेनन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1892 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कब अनस्ट रेनन ने सोबोन विश्वविद्यालय में व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ प्रस्तुत किया? तो ये 1882 में सोबोन विश्वविद्यालय में राष्ट्र का समझ प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है, अर्नेस्ट रेनर द्वारा दिए गए व्याख्यान एक प्रस्तुत निबंध के रूप में छपा, जिसका शीर्षक था, उसका शीर्षक था क्या? राष्ट्र क्या है? राष्ट्र क्या है इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, कहलाता है? तो ये जनमत संग्रह कहलाता है। अब आते हैं हम अगला टॉपिक। अब मेरा अगला टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार।
जो आप लोग की किताब में लिखा है। अब उससे हम क्वेश्चन बनाए हैं। जैसे राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई और किसके साथ हुई, तो ये 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। अगला क्वेश्चन है 1789 में फ्रांस में केसर राजा का आधिपत्य था, तो ये निरंकुश राजा का आधिपत्य था। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्टेट जनरल। स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो इसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया। अगला क्वेश्चन है स्टेट जनरल का चुनाव किस समूह द्वारा किया जाने लगा, तो सक्रिय नागरिक समूह द्वारा। अगला क्वेश्चन है पेरिस में किस प्रकार की बोली लिखी जाती है, तो फ्रेंच। अगला क्वेश्चन है फ्रांस का राष्ट्र की साझा भाषा क्या है, तो फ्रेंच है। अगला क्वेश्चन है कौन जैकोबियन क्लब की स्थापना करने लगा, तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग जैकोबियन क्लब का स्थापना करने लगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने हॉलैंड, ठीक ना, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में किस दशक का फ्रेंच सेना घुसी थी, तो 1790 के दशक। अगला क्वेश्चन है रेबमान कौन था, तो एक पत्रकार था। लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, किसने कहा, तो ये रेबमान ने कहा। अगला क्वेश्चन है जर्मन पंचांग का मुख पृष्ठ का डिजाइन किसने किया और कब, तो ये एड्रियास रेबमान ने 1798 में किया। और यहाँ एक रोचक जानकारी लिखा है कि रेबमान जो था जर्मन जैकोबियन गुट का सदस्य था और वो मेंज नामक शहर में रहता था। अगला क्वेश्चन नागरिक संहिता को कब लागू किया गया था, तो 1804 में। अगला क्वेश्चन नागरिक संहिता का एक अन्य नाम है, तो ये नेपोलियन की संहिता। अगला क्वेश्चन है कौन फ्रांस में राजतंत्र वापस लाया था, तो नेपोलियन ने लाया था। अगला क्वेश्चन है कौन जन पर विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, नेपोलियन ने। अगला क्वेश्चन नेपोलियन ने क्या खत्म किया, समानती व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है किसान को दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से कौन मुक्ति दिलाई, तो ये नेपोलियन ने दिलाई। अगला क्वेश्चन है कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज कौन था, तो जर्मन चित्रकार था। अगला क्वेश्चन है सेंसरशिप क्या है, तो किसानों पर टैक्स लगा दिया जाता है और किसान राजा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं बोल सकता, वही सेंसरशिप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन का लाइप्जिग की लड़ाई में कब हारे गए, तो 1813 में। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन का इटली पर हमला कब हुआ, 1797 में। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत कब हुई, तो 1797 में। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन का पतन या वीना शांति संधि कब हुई, तो 1814 और 1815 में। अगला क्वेश्चन है यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब प्रारंभ हुआ था, तो 1821 में। अगला क्वेश्चन है फ्रांस में क्रांति कब हुई थी जिसमें मध्य वर्ग के संविधान और प्रतिनिधियात्मक सरकार के गठन की मांग करता, 1848 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है इटली का एकीकरण कब हुआ, तो ये 1859 से 1870 में इटली का एकीकरण हुआ। एकीकरण मतलब एक हो जाना, मिल जाना। अगला क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो 1866 से 1871 के बीच। अगला क्वेश्चन है हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है कब, तो 1905 में ये मजबूत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पतन का अर्थ है, तो ये हार होता है। पतन का अर्थ क्या होता है, हार। अगला क्वेश्चन है स्वायत्त का अर्थ है, स्वायत्त का अर्थ है अपना क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है जर्मनी किस में बटे हुए थे, तो ये राजशाहियों में बटे थे। किस में बटे थे, राजशाहियों में जर्मनी बटे हुए थे। अब चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इटली किस में बटे हुए थे, तो ये डच्चियों में, ठीक है, डच्चियों में। अगला क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड किस में बटे हुए थे, तो कैटनो में। अगला क्वेश्चन है पूर्वी और मध्य यूरोप किसके अधीन थे, तो निरंकुश राजतंत्रों के। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रिया किस देश में शासन किया था, तो हंगरी में। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रिया के किस साम्राज्य ने हंगरी पर शासन किया था, तो हैब्सबर्ग साम्राज्य ने। अगला क्वेश्चन है हैब्सबर्ग साम्राज्य कौन से क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था, तो एल्प्स के टिरोल और ऑस्ट्रिया के और सुडेंटलैंड से बना था। कहाँ के लोग जर्मन भाषा ज़्यादा बोलते, तो ये बोहेमिया के कुलीन लोग जर्मन भाषा ज़्यादा
बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हैब्सबर्ग साम्राज्य और कौन सा प्रांत इतावली भाषी प्रांत थे? तो लॉम्बार्डी और वेनेशिया। इतावली, इतावली मतलब एक प्रकार का भाषा। अगला क्वेश्चन है हंगरी में आधे लोग कौन सा भाषा बोलता था? तो मैग्यार बोलते थे। अगला क्वेश्चन है गालिसिया में कुलीन वर्ग कौन सा भाषा बोलते थे? तो ये लोग पोलिश भाषा बोलते थे। अगला क्वेश्चन है हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या किस तरह के लोग थे? तो खेती करने वाले लोग। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग कौन सा था? तो कुलीन वर्ग था। अगला क्वेश्चन है कुलीन वर्ग राजनीति, कार्य तथा उच्च वर्गों के बीच वे कौन सा भाषा का प्रयोग करते थे? फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है कुलीन वर्ग के अधिकांश लोग क्या करते थे? तो कृषक थे। पूर्वी और मध्य यूरोप में किस प्रकार का खेती की जाती थी? तो भूदास की खेती की जाती थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण की शुरुआत किस सदी में हुई थी? तो 18वीं सदी के दूसरे भाग में हुई थी। अगला क्वेश्चन है फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में औद्योगिकीकरण कब शुरू हुई थी? तो 19वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है उदारवाद का अर्थ है? तो आजाद है। अगला क्वेश्चन है यूरोप में किस सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे? तो 19वीं सदी में, ठीक ना, 19वीं सदी में उदारवाद से करीब जुड़े हुए थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उदारवाद शब्द किस भाषा के मूल लिबेर पर आधारित है? तो ये लातीन भाषा के, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब क्या था? तो आजादी और कानून के समक्ष बराबरी। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद किसका पक्षधर था? तो निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति। अगला क्वेश्चन है किसको वोट देने यानी मत देने का अधिकार था? तो संपत्तिवान पुरुष को, मतलब जिसका संपत्ति था वही वोट दे सकता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है किसको वोट देने का अधिकार नहीं था? तो संपत्ति विहीन पुरुष और महिला को। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से कितने राज्यों का एक महासंघ बना? तो 39 राज्यों का एक महासंघ बना। अगला क्वेश्चन है 1833 में हैब्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को कितना सीमा शुल्क देना पड़ता था? तो 11 सीमा शुल्क देना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है मसलन कपड़ा को मापने या नापने का पैमाना क्या था? तो एले था। क्या था? एले। अगला क्वेश्चन है एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो कितना सेंटीमीटर मिलता? तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता था। और वही मेंज में खरीदता था तो 55.1 सेंटीमीटर मिलता था। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने न्यूरेमबर्ग में एक एले कपड़े खरीदने पर कितना सेंटीमीटर कपड़ा मिलता था? तो 65.6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है फाइनबर्ग में, तो ये 53.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 88 नंबर का, ठीक ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 88 नंबर का। 1834 में कौन सा शुल्क संघ स्थापित किया गया और किसके पहल में? तो ये 1834 में जोल्वराइन, ठीक है, जोल्वराइन सीमा शुल्क स्थापित किया गया। प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ बनाया गया। अगला क्वेश्चन है किस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया? तो जोल्वराइन संघ ने। अगला क्वेश्चन है जोल्वराइन संघ ने मुद्राओं की संख्या कितनी कर दी? तो 2 कर दी। पहले कितनी थी? 30 से ऊपर थी, ठीक ना। देखिए यही क्वेश्चन ये और ये सेम है। ये 30 से ऊपर पहले थी, अब कितनी कर दी? 2 कर दी मुद्राओं की संख्या। अगला क्वेश्चन है ऐसी राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, क्या कहलाता है? तो ये रूढ़िवाद कहलाता है। क्या? रूढ़िवाद मतलब पुरानी विचारधारा। अगला क्वेश्चन नेपोलियन की हार कब हुई थी? तो 1815 में हुई थी। कब हुई थी? 1815 में हुई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन याद रखिए। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन को किन किन देशों ने हराया था? तो ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है ड्यूक मेटरनिक कहाँ के चांसलर थे? ऑस्ट्रेलिया के
चांसलर थे। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट लिखे हैं, ड्यूक मेटरनिख सम्मेलन की मेजबानी की थी, ठीक है ना। कांग्रेस सम्मेलन की मेजबानी, सॉरी कांग्रेस नहीं, ये इंग्लिश में लिखे हैं, सम्मेलन को कांग्रेस ही कहते हैं। कांग्रेस की मेजबानी की थी, शायद कोई होगी सम्मेलन, उसमें मेजबानी किए थे। किस सदी के प्रतिनिधि वीना में मिले, किस देश के प्रतिनिधि वीना में मिले? तो ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है, मेजबानी का अर्थ है तो स्वागत करना। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के उत्तर दिशा में किस राज्य को स्थापित किया? तो नीदरलैंड। और नीदरलैंड में कौन सा देश को शामिल था? नीदरलैंड में कौन सा देश शामिल था? तो बेल्जियम। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के दक्षिण में पिटमोंड में कौन सा जगह को जोड़ा गया था? तो जेनेवा को जोड़ा था। कौन सा जगह? जेनेवा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया? ऑस्ट्रिया। सॉरी दोस्तों, मुझे यहाँ दिखाई उतनी अच्छे से नहीं दे रहा है, इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। और यहाँ देखिए जेनेवा जो है, अभी जेनेवा जो बताया मैंने, यहाँ जोसेफ मैत्सनी का जन्म हुआ था, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन 39 राज्यों का जर्मन महासंघ स्थापित किया था? तो नेपोलियन ने। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के पूर्व में रूस को कौन सा देशों का हिस्सा दिया गया था? तो ये पोलैंड का दिया गया था। कहाँ का? पोलैंड का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रसा को फ्रांस द्वारा कौन सा इलाका मिला? तो सैक्सनी का इलाका मिला। कौन सा इलाका? सैक्सनी का, प्रसा को, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, रूढ़िवादी शासन व्यवस्था कैसी व्यवस्था थी? तो ये निरंकुश व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? निरंकुश। अगला क्वेश्चन है, रूढ़िवादी शासन व्यवस्था कब स्थापित हुई थी? तो 1815 में। अगला क्वेश्चन है, निरंकुश सरकार ने ज्यादातर कौन से नियम लगाया? तो सेंसरशिप लगाया। क्या लगाया? सेंसरशिप। और सेंसरशिप क्या होता है, मैं पिछले ही पन्ने में आप लोग को पढ़ के सुनाया था। अगला क्वेश्चन है, अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था, यह कौन से नियम का उद्देश्य था? तो सेंसरशिप के नियम के उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया मुद्दा था। तो ये जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो था प्रेस की आज़ादी। प्रेस की आज़ादी। अगला क्वेश्चन है, इटली का क्रांतिकारी कौन था? क्रांतिकारी व्यक्ति कौन था? तो ये जोसेफ मैत्सनी था। इसका जन्म जेनोवा में हुआ था। कब हुआ था? 1807 में। अगला क्वेश्चन है, जोसेफ मैत्सनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1807 में जेनोवा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जोसेफ मैत्सनी किस गुप्त संगठन का सदस्य था? तो कार्बोनारी। तो इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है जोसेफ मैत्सनी के बारे में। अगला क्वेश्चन है, जोसेफ मैत्सनी का उग्र कितना था? सॉरी, यहाँ उम्र लिखा है, ठीक ना, उम्र लिखा है, लेकिन हमको उतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। उम्र कितना था जब उसे लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया था, बहिष्कृत किया था। तो 24 साल की उम्र में उसको बहिष्कृत कर दिया था लिगुरिया में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, मार्सेई में यंग इटली की स्थापना कौन किया था? तो जोसेफ मैत्सनी। यंग यूरोप बर्न की स्थापना कौन किया था? जोसेफ मैत्सनी। यंग इटली का सदस्य था तो पोलैंड, फ्रांस, इटली। यंग यूरोप का सदस्य था तो जर्मन राज्य के समान विचार रखने वाले लोग थे। अगला क्वेश्चन है, मैत्सनी ने किसका घोर विरोध किया था? तो ये राजतंत्र का घोर विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के सोफन से मैत्सनी ने किसको हरा दिया था? तो रूढ़िवादियों को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, मेटरनिक ने मैत्सनी को क्या कहा? हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा। अगला क्वेश्चन है, क्रांतियों का युग निम्न में से कौन सा डेट या साल है? तो 1830 से 1848 ईस्वी। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या है? 1830 से 1848 ईस्वी। अगला क्वेश्चन जो है, यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। तो ऑटोमन साम्राज्य के सूबे और आयरलैंड और पोलैंड में। अगला क्वेश्चन है, उदारवादी और राष्ट्रवादी क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो मध्यवर्ग लोगों ने किया। कौन किया? मध्यवर्ग लोगों ने इसका नेतृत्व किया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे लोग किस वर्ग का था? तो ये मध्य वर्ग का ही था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? जो जुलाई 1830 में हुआ था। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा राजा था जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था? तो बुर्बो राजा। अगला क्वेश्चन है, बुर्बो राजा को किसने उखाड़ फेंका था? तो उदारवादी क्रांतियों ने
क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका था? अगला क्वेश्चन है उदारवादी क्रांतिकारियों ने बुरबुर राजा को उखाड़ कर फेंक दिया था, उनकी जगह क्या स्थापित किया था? तो संवैधानिक राजतंत्र। और संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है लुई फिलिप। अगला क्वेश्चन है जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाती है, यह किसका टिप्पणी है? तो मैटरनिक की, ठीक है ना, ड्यूक मैटरनिक का टिप्पणी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जुलाई 1830 के क्रांति से कहाँ विद्रोह भड़क गया? तो ब्रुसेल्स में, ठीक ना, ब्रुसेल्स में भड़क गया। अगला क्वेश्चन है जुलाई क्रांति के फलस्वरूप कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम ऑफ से अलग हो गया? तो ये नीदरलैंड यूनाइटेड किंगडम से अलग हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस घटना ने पूरे यूरोपीय शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? तो ये क्वेश्चन जो है 2022 के एग्जाम में पूछा गया था, जग बोर्ड एग्जाम में, और ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिखा हूँ यूनान का स्वतंत्रता संग्राम ने, ठीक ना। इसका आंसर क्या है? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। अगला क्वेश्चन है 15वीं सदी से यूनान किसका साम्राज्य था? तो ओटोमन साम्राज्य था। किसका? ओटोमन साम्राज्य था। अगला क्वेश्चन यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष कब आरंभ हुआ? तो 1821 में। अगला क्वेश्चन यूनानी संस्कृति निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हेलिनिज्म है। क्या है? हेलिनिज्म यूनानी संस्कृत है। अगला क्वेश्चन है कौन एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाए थे? तो कवियों और कलाकारों ने। जनमत का अर्थ क्या होता है? लोग, ठीक ना, लोगों को जुटाए थे। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड बायरन कौन था? तो अंग्रेज कवि था। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड बायरन का मृत्यु कब हुआ? तो 1824 में बुखार से हुआ। अगला क्वेश्चन है किस संधि ने यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? तो कुस्तुतनिया की संधि ने। किसने? कुस्तुतनिया की संधि। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कुस्तुतनिया की संधि कब हुआ था? तो 1832 में हुआ था। वो यूनान इसी दिन आजाद भी हो गया था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यूनान कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो 1832 में बना। अगला क्वेश्चन है रोमानी कल्पना क्या है? तो सांस्कृतिक आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र के विचार के निर्माण में किसने अहम भूमिका निभाई? तो संस्कृति ने अहम भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने किसने सहयोग दिया? किसने सहयोग दिया? तो ये कला, काव्य, कहानियां, किस्सा और संगीत ने। अगला क्वेश्चन है रोमानीवाद क्या था? तो सांस्कृतिक आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है किसने विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की? तो एक कलाकारों और कवियों ने की। हम आज 150 क्वेश्चन तक वीडियो बना रहे हैं। अब हम अगली वीडियो में 151 से लेकर 300 तक क्वेश्चनों की वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द ही मैं बना के अपने चैनल में अपलोड कर दूंगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत ही डीपली क्वेश्चन मैं बनाया हूँ। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो 100% गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आप मिस करके नहीं आएंगे एग्जाम में।